अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ जो है, बरीना आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? कुछ फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में था। है ना? वेरी गुड यार। हाँ। अच्छा, और किससे पूछे? एमएल से पूछते हैं। एमएल, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में? कासिम भाई कह रहे हैं पीपल्स में, ओके। और तो कोई बोलो। एमएल, एमएल आप तो बोलो यार। यार एमएल तो कुछ बोलती ही नहीं है यार। अच्छा जी। सारे एमए के पीछे क्यों पड़े हो यार? सारे माँ के पीछे क्यों पड़े हो? कुछ और भी तो बोलो। अब्दुल्ला से पूछना। अब्दुल्ला, तो आप भी कुछ बताओ, पुराने वाले अब्दुल्ला से पूछते हैं। अब्दुल्ला, आप भी कुछ बताओ। Sir, why not? The change in momentum is directly proportional to the resultant force. है? कुछ थोड़ा मिस कर दिए हो बे। The Hmm. force is in the direction of the change in momentum. हैं? अच्छा। और अब्दुल्ला आप बताओ। There, any unbalanced force or a resultant force causes acceleration, which can take five forms. ओके, बेहतरीन। और कौन बचे? राबिया से पूछे। राबिया, आपके ध्यान में कोई आइडिया क्या है? इन लोग क्या कह रहे हैं? इन लोग बैठे हुए जो है ना, होशियारियां नाप रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी सही नाप रहे हैं या ऐसे ही बेतुकी सी बातें कर रहे सही सर, हैं? सही हैं? है। सही सही कह रहे हैं। और आप क्या कहते हो मतलब जी। इसके बारे में, अंकल न्यूटन के बारे में? Is it like force is directly proportional to acceleration? है? अच्छा। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सबसे पूछता हूँ, अगर मुझे तुम लोग जो भी आंसर दिए, मुझे ज्यादातर ऐसा जो एमए वाले जो आंसर दे रहे थे, क्या अगर मेरे पास बल्कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या अगर मेरे पास मास चेंज होगा तो क्या मेरा रिजल्टेंट फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले भैया से पूछते हैं। यस भैया, क्या बताओगे आप? अगर मेरे पास मास में चेंज करूंगा लाइक किसी ऑब्जेक्ट का, तो उससे क्या रिजल्टेंट फोर्स पे फर्क पड़ेगा? हाँ, है? आपने तो कहा। बिकॉज हाँ, तो कैसे कैसे? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ही मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो ओके। अगर मास चेंज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स भी चेंज होगी। मास चेंज होगा राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगी, ओके। चलो, वेरी गुड। और अगर हम मास और एक्सीलरेशन दोनों चेंज कर लें, फिर तो उससे क्या होगा? अगेन अगेन। अगर हम मास और एक्सेलरेशन दोनों चेंज कर दें तो उससे फिर क्या होगा? if you're changing them at the same like ratio sort of, तो फिर तो resultant force um एक ही रहेगी। है? ओके, सो um आप, हाँ, दो सही कह रहे हो। थोड़ा थोड़ा सही कह रहे हो। तुम लोग को मैं और भी बता भी देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बेसिकली जो है ना, सबसे पहले तो जिन जिन बच्चों ने ये कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो प्लीज भूल जाओ इसको। सही है? यहाँ पे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सही है? ए टू एस के अंदर आके एफ इक्वल्स टू एम वाली कोई भी बात नहीं करनी है। न्यूटन अंकल की तरफ से उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। सही है? वो जो एफ इक्वल्स टू एम है, वो जस्ट अ पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। सही है? इट्स नॉट द होल ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि इसके अंदर जो है हम मास चेंज करें तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी वजह से भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। और जब हम एफ इक्वल्स टू एम ए की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमने मास को कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ होता है। सही है? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, राइट? तो एक चीज तो ये होगी। सही है? सो हम यहाँ पे जो चीज लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से: resultant force is directly proportional to the rate of, जिन अल्लाह के नेक बंदों ने रेट का वर्ड गायब किया हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा प्लीज उसको नोट कर ले। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
सही। मोमेंटम के बारे में हम तफसीली बात जो है वो पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। सही है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो मैं इतनी ज्यादा उसकी बात नहीं करूंगा। सही है। तो तुम लोग में से जिसको याद है उसको याद है, और जो भूल चुका है तो उसको ईद मुबारक। अच्छा जी। सो एक चीज प्लीज ये याद रखना कि तुमने सिर्फ फोर्स का वर्ड नहीं कहना है, तुमने पूरा रिजल्टेंट फोर्स कहना है। सही है। क्योंकि कोई एक फोर्स जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर नहीं आती, रिजल्टेंट फोर्स आती है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दैट। सही है। सो तुम्हें क्या कहना है, रिजल्टेंट फोर्स। सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। राइट, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है। तो प्लीज ये जो है ना एक सिंपल सी चीज है, और ये एक नंबर की डेफिनेशन होती है, 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। सही है। और देखो एक चीज याद रखना प्लीज के जो ए ग्रेड होता है ना, मतलब एक ग्रेड यानी ई या डी, इस तरह का जो ग्रेड है ना, ये मेंटेन होगा तुम्हारी डेफिनेशन से। मतलब अगर तुम पेपर में कुछ भी नहीं याद करके जाओ, कुछ भी नहीं करके जाओ, सिर्फ डेफिनेशन रट्टे लगा लो और जो डेफिनेशन आई है वो लिख दो। सही है। तुम्हारा ई सिक्योर हो जाएगा। सही है। और अगर तुम्हें जो ना फॉर्मूला आते हो, सही है, और तुमने डेफिनेशन रट्टा लगाई हुई है, तुम्हें फॉर्मूला आता हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इनको सॉल्व कैलकुलेट किस तरह से करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगर तुम क्वेश्चन में पढ़ा और तुम्हें लगा कि अच्छा ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तुमने हर क्वेश्चन के अंदर उसके उसके फॉर्मूला लिख दिए। सही है। तो तुम्हारा डी मेंटेन हो जाएगा। सही है। तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला, तुम्हारा डी आ जाएगा। सही है। क्योंकि जो अगर 60 नंबर का पेपर आप कर रहे हो ना, तो जो ई बन रहा होता है वो तकरीबन 9 to 10 पे बन रहा होता है। सही है। और इससे ज्यादा की डेफिनेशन आती है। सही है। तकरीबन 15-16 पे आपका डी बन जाता है। सही है। सो उस पे जो है ना आपका वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, अपना 2-4 फॉर्मूले लिखोगे आपका सिक्योर हो जाएगा। सही है। सो प्लीज पेपर जो है वो थोड़ा सा ना इंटेलिजेंट होके करना, हार्ड वर्क होके, खच्चर खुआरी नहीं करनी है पेपर में। सही है कि बहुत टाइम लगा रहे हो, सही, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो पूरा काट दे रहे हो, ऐसा मत करना। बल्कि तमीज से उसका फॉर्मूला लिखना, जो क्वेश्चन के अंदर जो उसने जो लंबी की हुई है ना, उसको उसको पढ़ के समझ के उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला तुम्हारे जहन में आ रहा है तुम वो फॉर्मूला लिख दो। उस फॉर्मूले का वो 1 नंबर जरूर देगा। सही है। तो इस तरह से वो, खैर हम बात करेंगे जब हम उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं अपना, जब हम एयरली पास में स्टार्ट करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे कि किस किस तरह से फिर तुम मार्क्स ले सकते हो। सही है। और किस किस तरह से तुम लूज कर सकते हो। सही है। खैर, तो हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास ये कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स नहीं, बैकवर्ड फोर्स भी नहीं, अपवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स नहीं, उन सब का जो रिजल्टेंट आ रहा है, लेट्स से तुम्हारे पास जो है एक ये पूरा सिस्टम है। सही। इस सिस्टम पे तुम फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हो एफ की, बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो तुम एफ डी की। सही। um, ये फॉरवर्ड फोर्स है। सही है। एंड द फोर्सेस आर नॉट इक्वल। सही है, दे आर अनइक्वल। सही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो है इस पे तुम मुझे वो निकाल दो, तुम मुझे यानी एम ए का फॉर्मूला लिख दो। सही है। तुम मुझे जो है ना एफ इक्वल्स टू एम ए वाली जो चीज तुमने बोली है तुम वो मुझे लिख दो। तो तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। सही है। बल्कि तुम रिजल्टेंट फोर्स की जब बात करते हो तो तुम इस तरह से बोलोगे कि भाई रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किसके बराबर आएगी, रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, यानी जिसको हम ड्रैग फोर्स या बैकवर्ड फोर्स भी कह देते हैं। सही है। और ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, ये पूरी चीज आपके पास होगी रिजल्टेंट फोर्स की, जो कि एम ए है। राइट। तुम ये लिख सकते हो, लेकिन ये चीज ना लिखो, इसके बजाय क्या लिखोगे तुम इसके बजाय लिखोगे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है। तो ए लेवल में आके जब भी तुम अपना कोई क्वेश्चन सोचोगे तो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे। सही है। कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होंगी, जितनी भी फॉरवर्ड फोर्सेज है, जितने भी बैकवर्ड फोर्स है, उनको माइनस करके। रिजल्टेंट फोर्स के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालनी है। अगर तुम्हारे पास एक ही डायरेक्शन में 2 फोर्सेज लग रही है, मतलब जैसे कि ये तो आपका ऑब्जेक्ट, ये 2 फोर्सेज इधर लग रही है, स्ट्रेट अवे सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर सेम डायरेक्शन में लग रही है ऐड करोगे। सही है। सिमिलरली अगर अपवर्ड लग रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से 2 फोर्सेज अपर डाउनवर्ड लग रही है तो ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम डायरेक्शन में तो ऐड करोगे। राइट। और अगर 2 फोर्स जो है वो इस तरह से लग रही है, एक ऊपर है एक इधर को है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। राइट। तुम्हें याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लिखता था। सही। अच्छा, अगर तुम्हारे पास इस तरह का सिनेरियो तीसरा वाला, तो अब आपके पास क्या होगा, जो भी आपके पास फॉरवर्ड फोर्सेज हैं, लाइक जो भी आपके पास कोई भी एक प्लेन पे जो जितने भी फोर्सेज हैं आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। और जो भी दूसरे प्लेन पे उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। और आपके पास जो है
रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स और रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स बनेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लो, राइट। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। और अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पे बिटवीन द प्लेन कोई फोर्सेज आ रही है, सो यू हैव टू लाइक ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम और यू हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग अ ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। और उससे आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ सकती है, सही है। तो आप कोई भी तरीका लगा रहे हो रिजल्टेंट फोर्स लगाने का, इन चारों में से रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल लो, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ जाएगी। यू हैव टू इक्वेट इट विद डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। अच्छा जनाब, अगर तुम अब देखो इसके अंदर ना सीन ये होता है कि हमने ज्यादातर ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखी होती कि जिसके अंदर ना मास चेंज हो रहा होता है। अगर तुम इसको एक्सपेंड करो तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन मोमेंटम, हमने कहा था कि एम वी माइनस यू होता है, सही है, ओवर डेल्टा टी। ऑल दो हम अगर आप इसके इसके अंदर ये देखो, अच्छा हम इसको ना इस तरह से नहीं लिखें तो बेहतर है, सही। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एम वी माइनस एम यू, सही, एम यू ओवर चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, सही। अब देखो इसके अंदर हम किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। तुम लेट्स से किसी ना एक ट्रक को कंसिडर करो, लेट्स से कि तुम्हारे पास है ना अम, कोई हैवी व्हीकल है, सही है। सही हो गया। और ये तुम्हारे पास आ गया इसका टायर, और ये बना देते हैं एक और टायर, सही। तो ये तुम्हारे पास ट्रक है, सही। इसका टैंक है अच्छा खासा बड़ा, सही है, फ्यूल टैंक है, सही। और जाहिर बात है जब इनिशियली जो है ना ट्रक का फ्यूल टैंक बहुत फुल था, सही है। ऑल्दो टैंक जो लिक्विड होता है वो लीटर के अंदर मेजर होते हैं, हम केजी के अंदर मेजर कर लेते हैं, सही। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास इनिशियली जो है इसके अंदर जो है वो तकरीबन अ, आप कह लो कि 10 या 15 केजी फ्यूल था, सही है। और इसकी जो है ना माइलेज बहुत कम थी, और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका जो फ्यूल हो गया वो कम हो गया, और लेट्स से कि 15 से रह गया तकरीबन कोई 2-3 केजी तक, सही है। तो अब क्या हुआ, इसका मास चेंज हो गया। इनिशियली इसका मास कुछ और था, इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनली इसका मास कम हो गया, राइट। तो इसी तरह से तुम रॉकेट रॉकेट को कंसिडर कर सकते हो, सही है। अब इनिशियली जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके अंदर फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, रॉकेट का तकरीबन 90% जो है वो उसका फ्यूल होता है, सही है। तो जैसे ही तुम रॉकेट को लॉन्च करते हो तो उसका फ्यूल बहुत तेजी से जो है ना वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता है, सही है। और वो एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है, सही है। और उसकी वजह से जो है ना रॉकेट ऊपर मूव करता है, राइट। तो और फिर जैसे जैसे वो ऊपर मूव कर रहा होता है तो उसका मास बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है, सही। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो उसके अंदर भी आपका मास चेंज हो रहा होता है, सही है। तो हम जो एक्चुअल जो न्यूटन अंकल की जो कहानी थी वो ये थी, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि मास भी हम चेंज कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कुछ और हो सकता है, फाइनल मोमेंटम हमारे पास कुछ और हो सकता है, सही है। तो हम मास भी चेंज कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज कि हम इसके अंदर क्या भी चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी भी हमारे पास चेंज हो रही है, राइट। तो ये दो चीजें हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर तुम डायरेक्ट ये लिखोगे एफ इज इक्वल टू एम दैट एम वी माइनस टू ओवर टी, सही। ऑल दो हमारे लेवल पे ना ये भी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन लॉजिकली तुम अगर सोचोगे तो तुम जाहिर बात है मास को तो चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने मास कॉमन लिया हुआ है। इसका मतलब है कि इनिशियली भी मास वही था और फाइनली भी मास वही है, तो मास चेंज नहीं हो रहा है इस पर, इसी वजह से तुम कॉमन ले पाए हो, राइट। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सही। इसको हम कह देते हैं मास फाइनल, इसको हम कह देते हैं मास इनिशियल, सही। ऑल दो मैं अगेन दोबारा से बता रहा हूँ कि बहुत कम सिनेरियो में आपको मिलेगा, शायद ना मिले, कि आपके सिलेबस में कि जिसके अंदर मास चेंज हो रहा हो, राइट। हम ज्यादातर यही मानते हैं कि मास हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। और उसी वजह से फिर जो है ना अगर हम मास कांस्टेंट माने तो हमारे पास दूसरी फॉर्म आ जाती है, राइट। ये जो फॉर्म है ये सिर्फ तब ट्रू है जब हमारे पास मास कांस्टेंट है, मास नहीं चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई इफ द मास इज
कांस्टेंट। सही। अच्छा, तुम्हारे जहन में ये भी ख्याल नहीं होना चाहिए, बचपन से तुमने रट्टा लगाया होता है कि मास रिमेन द सेम फॉर एवर। सही है, तुमने ये भी रट्टा लगाया हुआ होता है। तो प्लीज इसको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली रट्टा लगाना कि मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ मैटर है तो वो उसके अंदर है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उस बॉडी के अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ मैटर रिमूव कर दो तो ऑब्वियस सी बात है उसका मास चेंज हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे पास बैग के अंदर कोई तुमने जो है ना 50 किलो की मट्टी भरी तुमने, सही, उसके अंदर से तुमने कुछ आधी मट्टी रिमूव कर दी बैग से, तो ऑब्वियसली बात है बैग का मास कम हो जाएगा, बिकॉज यू रिमूविंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, राइट, अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट बैग। सो सिमिलरली अगर आपके पास जो है मास यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप जो है ना आपकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो इस पॉइंट पे आ जाएगी। देन यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस एज F is equals to ma, right? So this scenario or this statement or this equation is only possible when you have constant mass. So when your mass is not changing, then you can say F equals to ma is your Newton's second law. So अब वो पूरा न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के आपने एक एक स्टेटमेंट या एक सिनेरियो आपने ऐसे डिजाइन किया है कि जिसके अंदर आपने ये अज्यूम किया है, कंसीडर किया है कि मास इज नॉट चेंजिंग, राइट? तो मास इज नॉट changing in this equation। सही। तो इस वजह से मैंने कहा था शुरू में कि बेसिकली जो न्यूटन सेकंड लॉ था, एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास ये हो रहा है। सही है, जैसे ये न्यूटन सेकंड लॉ। सही। और इसकी एक इसका एक सिनेरियो, इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो आपने एफ इक्वल टू एम ए की फॉर्म में ली हुई कि जब आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि योर मास इज कांस्टेंट एंड योर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ए, राइट। और हम यूजुअली जो है ना इन्हीं चीज को लेके अपने सिस्टम के अंदर बात कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तुमने जो है ना फोर्स को लाइक तुम फोर्स तुम जो वेलोसिटी के साथ साथ तुम मास भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये तो हमारे पास हो गया रिजल्टेंट फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ, सही है। अच्छा, इसी तरह से ना न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी आती हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स, ये दो चीजें जो हमने देख ली, सही है। तो इनकी एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, सही है। ये आ गई एप्लीकेशन, नहीं छोड़ रही एप्लीकेशन, सही, जिसके अंदर इंक्लाइन प्लेन था और वो दूसरी चीज थी, सही। अच्छा,